नमस्कार दोस्तों। बहुत पहले मैंने अध्ययन की प्रभावशीलता पर 2 लेक्चर लिए थे, जिसमें मैंने एक में बताया था कि किसी पुस्तक को किस तरह से बढ़िया तरीके से पढ़ा जा सकता है, इफ़ेक्टिव तरीके से। क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए जो उसका अध्ययन का जो क्षेत्र होता है, अध्ययन की जो सामग्री होती है, उसमें पुस्तकों का एक अहम रोल होता है। और यद्यपि आजकल बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो एक मैंने उस समय की माँग के अनुसार एक वीडियो बनाया था। एक पुस्तक को प्रभावी तरीके से कैसे पढ़ें। एक वीडियो बनाया था मैंने कि रिवीज़न को कैसे करें, है ना? इस कड़ी में तीसरा वीडियो जो आता है वो आता है कि अभ्यास कैसे करें। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी रिवीज़न और अभ्यास के बिना सफल हो नहीं पाता है ना? रिवीज़न बहुत ज़रूरी होता है और जितनी बार रिवीज़न करेगा उतनी बार एक्यूरेसी बढ़ती जाती है और प्रश्न गलत होने कम होते जाते हैं, है ना? कई बार हम कहते हैं ना कि प्रश्न आते हुए गलत हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो जितना हम रिवीज़न अधिक करेंगे उतने ही एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी और आपके टेस्ट में मार्क्स भी बढ़ते जाएँगे। तो उस रिवीज़न पे मैं एक लेक्चर ले चुका था। तो अध्ययन की प्रभावशीलता के क्रम में जो तीसरा जो बिंदु आता है वो आता है अभ्यास। क्योंकि कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये कुछ यूँ है जैसे आपने यूट्यूब से एक वीडियो देख लिया कि हाउ टू लर्न या हाउ टू ड्राइव ए कार। अब वीडियो देखने से आप कार नहीं सीखेंगे। कार को सीखने के लिए आप उसके भले कितने रूल्स पढ़ लो, जब तक आप सीट पे बैठ के उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक वो रवाना नहीं होगी। कोई भी हो ऐसे, आप स्विमिंग हो गई, कार ड्राइविंग हो गई, कोई भी आर्ट हो गई, आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप उसके अच्छे से प्रवीण हो जाएंगे उसमें से। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। तो एक विद्यार्थी के लिए अभ्यास कैसे किया जाए, इस विषय पर हम आज वार्ता करेंगे और बहुत छोटा सा सेशन है। इसको आप ढंग से सुनना, डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें अभ्यास के जो तरीके बताए हैं, वो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बताए हैं। अगर आप मेरे विचारों से वास्ता नहीं रखते हैं, तो आप मेरे विचारों को इग्नोर करें और आप अपनी शैली से चलते रहें। ऐसे भटकाव मत लाना। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात ठीक है, तो आप मेरी बात को फॉलो कर सकते हैं। निराश कभी होंगे नहीं आप। मेरा इसमें कोई वित्तीय हित नहीं है किसी से, न किसी से कोई कंपटीशन है। मैं हमेशा विद्यार्थियों के हित में बात करता हूँ और आज भी वही करूँगा, ठीक है? तो देखिए, आज की तारीख में अभ्यास के लिए 3 चीज़ें हैं हमारे पास में, ठीक है? तो मैं नाम दे देता हूँ। देखो, हमारे पास में अभ्यास के लिए क्या-क्या स्रोत अवेलेबल है। तो अभ्यास के हमारे पास में स्रोत क्या है? अगर अपन स्रोत की बात करें तो हमारे पास में 3 स्रोत हैं। एक तो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है? पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र। दूसरा आता है आपके साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक टेस्ट, है ना? पाक्षिक 15 दिन में होता है या मासिक टेस्ट। ये भी आजकल कई इंस्टीट्यूट सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। और तीसरा आता है दैनिक टेस्ट, डेली टेस्ट। मैं तीनों पे बात करूँगा और लास्ट में जो आपको उचित लगे वो चीज़ आप फॉलो कर लेना, ठीक है? सबसे पहले हालांकि मैं बात बताऊँ 2015-16 से पहले अगर अपन देखें तो केवल यही ऑप्शन थे। ये ऑप्शन थे भी नहीं और सिर्फ पुराने पेपर्स जो होते थे उनके प्रश्नों पे ही बात होती थी और वही अभ्यास किए जाते थे। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने भी ये कभी नहीं किया ज़िंदगी में, सिर्फ यही किया। हाँ, ये होता था, ये आईएएस आरएएस मेंस वगैरह के लिए ठीक होते थे, टेस्ट लिखे जाते थे। तो जितना ज़्यादा लिखते हैं उतनी स्किल बढ़ती जाती है। ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, उनमें इनका क्या रोल रहता है उस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे, है ना? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है, मैं PYQ लिख रहा हूँ शॉर्ट में। सबसे पहली बात कि इसको करना कैसे है। कई बच्चों को करना नहीं आता कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो करना कैसे है इसको, तो इसके 3 तरीके हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप पुराने वर्षों के पेपर्स देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो केवल फर्स्ट ग्रेड के देखें, नहीं। आप उस विषय के नेट के भी सवाल देखें, उस विषय के आप जितने भी स्टेट
पीसीएस जितने भी हैं उनके भी सवाल देखें, आरपीएससी के लेके एमपीपीसीएस से लेके सारे, और विभिन्न बोर्ड के जो प्रश्न होते हैं सारे प्रश्न देखें, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल आप पीसीएस के ही देखें। हालांकि साइंस की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग रहती है। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स का नेट का लेवल अलग होता है, फर्स्ट ग्रेड का अलग होता है। साइंस का थोड़ा सा डिमांड अलग हो सकती है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मानविकी पे, है ना। स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये सारे प्रश्न पत्र देखने हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी आती है, अच्छा आपके पाठ्यक्रम में जो टॉपिक है उसी अनुसार देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। टॉपिक के अकॉर्डिंग देखें, है ना। पहली बात तो ये कि सारे पेपर्स देखें, दूसरी बात ये टॉपिक के अनुसार देखें। अब देखने का तरीका क्या रहना चाहिए, तीसरा बिंदु ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी सामग्री पढ़नी है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ लो अपनी सामग्री से। आपकी सामग्री आपके नोट्स भी हो सकते हैं, आपकी पुस्तक भी हो सकती है, जिसमें भी है। पुस्तक हो तो मैंने उसको पढ़ने के तरीके का वीडियो बना रखा है, और नोट्स हैं तो फिर वो तो पूरा ही पढ़ना ही होता है, ठीक है। तो क्या करना, सबसे पहले टॉपिक की सामग्री पढ़नी है ना। अब टॉपिक की जैसे सामग्री आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ ली। अब ये टॉपिक की सामग्री पढ़ लेने के बाद में आपको क्या करना है, वो टॉपिक उस पुस्तक से लेना है और उसके सारे के सारे प्रश्न सॉल्यूशन करने हैं। अब उसमें से उसकी व्याख्या दी होती है तो व्याख्या भी साथ में सॉल्यूशन कर लो। अच्छा, इसमें से कोई पॉइंट नया मिलता है तो सामग्री पढ़ना, उसके बाद में क्या करना है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। और जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है, जो जो नए नए पॉइंट्स मिलते हैं वो अपनी सामग्री में ऐड करने हैं, कंटेंट में ऐड कर दो, ताकि बार बार वो पेपर देखने नहीं पड़ेंगे। सामग्री में क्या करना है, ऐड कर दो, और उसके बाद में वापस ये सामग्री एक बार पढ़ लो, ठीक है। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, सामग्री पुनः पढ़ना। अब आपको ये चरण करने हैं, मैं आपको वापस इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे पेपर्स लेके आ गए, जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो यूथ ला सकते हो, एस के पांडे है थोड़े पुराने, वो ला सकते हो। सौरभ चौबे के भी आते हैं, पप्पू सिंह के भी आते हैं, है ना, एजीपी के भी आते हैं, जो कोई भी लाओ लेके आ गए। अब टॉपिक के अनुसार आप उसमें सेलेक्ट कर लो, आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, कॉलेज की कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हैं उसके निशान कर लो, ये टॉपिक कोर्स में है। फिर आपकी जो अध्ययन सामग्री आपके पास में है उससे वो टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद में फिर पेपर को सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन करने के बाद में अब उसमें से कोई नई चीज़ मिलती है तो उस सामग्री में आप ऐड कर दो, ठीक है। जैसे कोई नया तथ्य मिल गया जो आपकी सामग्री में नहीं था लेकिन पेपर्स में है, उसको कर लो। अच्छा, कोई पेपर में त्रुटि मिलती है तो अपनी सामग्री के अनुसार उस त्रुटि को ठीक भी आप कर सकते हो। ये करने के बाद एक बार सामग्री फिर पढ़िए, सामग्री उसी समय वापस पढ़िए। वापस क्यों पढ़नी है, वापस जब पढ़ोगे तब आप जैसी अध्ययन सामग्री के ऊपर से गुजरोगे तब आपके मस्तिष्क में क्लिक करेगा कि ये सवाल उस साल पूछा गया है। इससे क्या होगा कि आप उन बिंदुओं को गौर करना शुरू करेंगे जिन बिंदुओं पे आपने पहले गौर नहीं किया था और परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। तो जैसी प्रश्न देखने के बाद में वापस सामग्री पढ़ेंगे तब आप गौर करना शुरू करेंगे। जब आप गौर करना शुरू करेंगे तब आपको एक समझ विकसित होगी विषय के प्रति कि क्या कैसे पूछा जा सकता है प्रश्न। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। अच्छा, कोई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में कोई गलती होती है तो आप अपने स्तर पे भी उसको ठीक कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसके फायदे क्या है। अब इसका पहला फायदा ये आता है कि आरपीएससी के जितने भी पेपर आते हैं उसमें लगभग 60% प्रश्न जो है वो आपके रिपीट होते हैं। कहाँ से रिपीट होते हैं, पुराने पेपर से होते हैं। तो 60% सवाल तो रिपीट हो जाते हैं, इससे ज़्यादा ही होते हैं, है ना। 50-60% प्रश्न पेपर आपको सीधा यहाँ से मिल जाता है, और उसके बाद बस 15-20% पेपर आपने अगर दूसरे स्रोतों से ले लिया तो आपका शानदार चला जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे रिपीट होते हैं। दूसरी बात क्या होती है, जैसे ही प्रश्न रिपीट होते हैं तो आपको क्या होता है कि एक एक बिंदु के से आपका बहुत बढ़िया तरीके से होना शुरू हो जाता है। फिर आपको सवालों के नेचर पता चलते हैं कि लोक सेवा आयोग किस प्रकार के सवाल पूछते हैं। सवालों की एक नेचर जो होती है, एक प्रकृति जो होती है, वो आपको पता चलनी शुरू हो जाती है कि किस किस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। फिर जब आप टॉपिक को देखोगे तो सीधा सा टॉपिक देखने के बाद भी दिमाग में क्लिक करेगा इसका ऐसे भी सवाल आ सकता है। और क्या होगा, इसमें एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, है ना। कॉन्फिडेंस क्यों आएगा, क्योंकि आपको लगने लगेगा जैसे मान लो 10 प्रश्न आपने सॉल्व किए तो 10 में से अगर
7-8 प्रश्न आपने कर लिए तो आपको अंदर से लगेगा कि यार अब मेरे से प्रश्न हो रहे हैं। मुझे ठीक से याद है जब हम कभी लो फील करते थे तो ये पुराने पेपर देखते थे। पुराने पेपर देखने के बाद में जैसे 60-70% सवाल सॉल्व होते थे तो अंदर से वापस पॉजिटिव वाइब्स आती थी कि हम भी आराम से कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस आता है यहाँ से। जब भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है तब आप पुराने सवालों का समाधान की सॉल्यूशन कीजिए, बड़ा शानदार लगेगा आपको। साथ में आपकी जो पाठ्य सामग्री है, आप जिसका भी यूज कर रहे हैं, उस पाठ्य सामग्री पे आपका भरोसा बढ़ जाएगा, है ना। अब जब पाठ्य सामग्री पे भरोसा बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति बहुत दिल से उसको पढ़ना शुरू करता है। कई बार क्या होता है कि मार्केट में ऐसे भी तत्व होते हैं जो आपको कई बार पाठ्य सामग्री से भटका देते हैं, लेकिन जब आप पुराने पेपर पढ़ते हैं, वहां से आपको प्रश्न मिल रहे होते हैं 80% 90%, तब आपको अपनी सामग्री पे इतना भरोसा हो जाता है कि आप उसको अपना सब कुछ मान के उसमें अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और मैं मानता हूँ कि कोई भी सामग्री कमज़ोर नहीं होती, लेकिन आप अगर उसको तन्मयता के साथ पढ़ते हैं तो हर सामग्री आपको डेफिनेटली सिलेक्शन दे सकती है, बशर्ते पूर्ण विश्वास के साथ उसको पढ़ा जाए। एक तो इस पे भरोसा हो जाता है पाठ्य सामग्री पे। और एक और बिंदु जो इसका फ़ायदा क्या होता है, एक फ़ायदा इसमें ये एक और होता है कि ये सुविधाजनक है। मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपका टॉपिक पूरा हुआ, आप रूम में बैठे बैठे आराम से उसी समय अभ्यास कर सकते हैं। आपको किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा कन्वीनियंट है। कभी भी, जैसे मान लो कि आपको दोपहर 3 बजे आपने वैदिक सभ्यता पूरी कर ली, तो 3 बजे पूरी कर ली, उसके बाद आपने अपनी प्रैक्टिस सेट पुराना पेपर्स निकाले और वहाँ से वैदिक सभ्यता के सवाल शुरू किए, रात को 11 बजे तक पूरे कर दिए। अब कितना सुविधाजनक है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जैसे सवाल निकाले, 10 पॉइंट नए मिले, आपने अपनी सामग्री में ऐड कर दिए और दूसरे दिन वापस सामग्री को या उसी दिन वापस सामग्री को पढ़ लिया। तो एक तरह से टॉपिक की समझ बढ़ जाती है, रिवीजन हो जाता है, उसका अभ्यास भी हो जाता है। तो इस तरह से पुराने प्रश्न जो है, यह एक परीक्षा को पास करने के लिए जरूरी। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने एक आधा बार सब्जेक्ट पढ़ा होगा, बाकी पुराने पेपर से ही वो यूँ कहिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो गए। तो करना ऐसे है और ये फायदे हैं इसके। पेपर रिपीट हो जाता है, सवालों का नेचर पता चलता है, कॉन्फिडेंस आता है, पाठ्य सामग्री पे भरोसा बढ़ता है, सुविधाजनक है। और प्रश्न भी स्तरीय होते हैं, लोक सेवा आयोग वगैरह की। टेस्ट सीरीज जैसे नहीं होते कि टेस्ट सीरीज में तो क्या 10 रुपए दे के पेपर बनवाते हैं, कोई भी कैसा भी पेपर बना लेता है, मिस्टेक्स भी होती है, भरोसा भी नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी नहीं आते। यहाँ से ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो अभ्यास का ये माध्यम है और ये मैं माध्यम ये मानता हूँ, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। मैं हर मंच पे कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, और एक सफल व्यक्ति यही बात कहेगा। किसी से भी पूछोगे और आप खुद इस बात का एहसास करोगे कुछ समय बाद में कि वाकई में पुराने प्रश्नों की पुस्तक जितना फ़ायदा देती है उतनी कोई टेस्ट सीरीज नहीं दे सकती। ठीक है, तो एक तो हो गया पहला बिंदु, ये अभ्यास का पहला स्रोत है, इसको हर स्टूडेंट को फॉलो करना ही चाहिए, ये मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आपको। अब आता हूँ मैं दूसरे नंबर पे, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली टेस्ट। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, WF और M। ठीक है, इसको मैं दूसरे नंबर पे लाता हूँ। अब देखो, साप्ताहिक सीधा ही लिख लेता हूँ, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक टेस्ट। अब देखो इसके क्या फायदे हैं। अब देखो, एक सबसे बड़ी कमी जो है PYQ में, वो ये रहती है कि हमें मार्केट के लेवल से अपनी तुलना करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो सबसे बढ़िया व्यवस्था ये होती है कि आप जो है, अगर साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक टेस्ट देते हैं तो आपको अपना स्तर हमेशा पता चलता रहेगा। अब जब स्तर का पता चलेगा, जैसे मान लो कि आपने टॉप कर दिया टेस्ट में, तो आपको रहेगा कि भाई हाँ, मेरा लेवल ठीक है, कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप अपनी उस टॉप रैंक को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत पीछे रहे हैं तो आप है वो कोशिश करोगे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल ठीक नहीं है, आपको और अभ्यास करने की ज़रूरत है, और मेहनत करने की ज़रूरत है, अध्ययन सामग्री को और बढ़िया करने की ज़रूरत है। तो अब आप अपने आप को और तराशोगे। इससे क्या होता है कि स्तर का पता चलता है, एक पाक्षिक और मासिक टेस्ट में या साप्ताहिक में भी। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जब कोई भर्ती आसपास नहीं होती है तो व्यक्ति क्या थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है, तो ये आपके मोमेंटम को मेंटेन करता है, गति बनाए रखता है। क्योंकि जब कोई भर्ती पास में नहीं होती है तो फिर व्यक्ति क्या थोड़ा सा शांत हो जाता है कि अब भर्ती है नहीं, क्या पढ़े। तो टेस्ट होता है तो कम से कम व्यक्ति उस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए भी
2-4 टॉपिक है वो देख लेता है और उसका टेस्ट दे देता है, तो उसकी एक कंटिन्यूटी जो है वो कंटिन्यू बनी रहती है। तो ये ऑफ सीजन में जब भर्ती नहीं आ रही हो तो व्यक्ति की गति बनाने में ये टेस्ट कामयाब होते हैं। ये दोनों बातें उससे पता कम चलती है पुराने पेपर से, इससे चल जाती है। तीसरा क्या होता है, ये समय प्रबंधन का पता चल जाता है। जब आप टेस्ट देते हैं तो परीक्षा में आपका कितना टाइम शेष बच रहा है या कितना टाइम कम पड़ रहा है, तो ये आपको पहले ही पता चल जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो समय पर पेपर नहीं कर पाते, तो अगर ये टेस्ट देते हैं कंटिन्यू तो उसका टाइम मैनेज हो जाता है और वो बहुत ही सही तरीके से पेपर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। दूसरा क्या होता है, एक्यूरेसी आती है, मतलब सटीकता बढ़ती है। सटीकता का मतलब क्या होता है कि जितना अभ्यास ज़्यादा होता है आपको एक प्रकार से एक अनुभव हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है कि किस तरह से 2 ऑप्शन में से आंसर निकालना है, और नेगेटिव मार्किंग कम होती जाएगी, एक्यूरेसी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो सटीकता बढ़ जाती है। एक्यूरेसी का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है वो परीक्षा में रहता है। अक्सर बच्चे बहुत सारी गलतियां हैं वो कर लेते हैं, तो इस तरह का पता चलता है, गति बनाए रखता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ती है। अब बात ये आती है कि क्या करें, ऑफलाइन करें कि ऑनलाइन करें। ऑफलाइन बेस्ट है, क्योंकि देखो ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में ये होता है कि आपको एक तो गंभीरता आती है, दूसरा ओएमआर सीट पे टेस्ट दोगे तो आपका आरपीएससी वगैरह भी ओएमआर सीट पे टेस्ट लेता है, तो उसका भी एक बेनिफिट होता है। अगर आपके शहर में ऑफलाइन सुविधा नहीं है तो आप ऑनलाइन ले लो। ऑनलाइन लेने के बाद में भी करना क्या है, पीडीएफ जो है पेपर की वो प्रिंट कर लो, और पीडीएफ प्रिंट करके मार्केट से ओएमआर सीट ले लो और ओएमआर सीट पे दो। ठीक है, ओएमआर सीट पे दे दीजिए ऑनलाइन को पीडीएफ में प्रिंट करके, तो इस ऑफलाइन सही आभास होगा उसको। तो ये एक विकल्प है हमारे पास में। तो ये एक साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक टेस्ट एक स्टूडेंट को देने चाहिए। तो मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट को ये दोनों ही अपना लेने चाहिए। घर पे भरपूर अभ्यास करना चाहिए इसका, और फिर एक सप्ताह में या महीने में एक बार जाके बाहर से टेस्ट दे देना चाहिए, जिससे अपना लेवल भी अपने को पता चलता रहेगा और तैयारी को मोमेंटम भी मिलता रहेगा, टाइम मैनेजमेंट भी होता रहेगा और साथ साथ में एक्यूरेसी भी आती रहेगी। तो ये 2 फॉर्मेट ये विद्यार्थी के लिए बहुत बढ़िया फॉर्मेट है, इनमें से वो दोनों ही उसको अपनाने ही चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। अब तीसरा आता है दैनिक टेस्ट, है ना। ये क्या समस्या है, इसमें क्या क्या बिंदु है। डेली टेस्ट, देखो दैनिक टेस्ट की जो एक कंसेप्ट था वो कहाँ से आया। दैनिक टेस्ट का कंसेप्ट आया आपके क्लास टेस्ट से, क्योंकि जैसे साइंस वगैरह में पढ़ते हैं तो क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाया उसके 10-20 प्रश्न क्लास में टेस्ट ले लिए, तो थोड़ा सा बच्चे का अभ्यास हो जाता है। तो ये बेस्ट क्लास टेस्ट है, पढ़ाने के बाद में आप 10-20 मिनट का टेस्ट ले सकते हो। दूसरा ये किसको फ़ायदा दे रहा था, जैसे मैथ्स है ना, अब प्रैक्टिस वाले जिसने भी साइंस स्ट्रीम है या लैंग्वेज के अंदर आपके फाइंडिंग एरर फाइंडिंग हो गया, या फिर ग्रामर का हो गया, या फिर वोकेब का हो गया, इनके ये टेस्ट डेली लिए जाते हैं और लिए भी जाने चाहिए। इससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा मैथ साइंस और लैंग्वेज को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है उतने ये बेहतर होते हैं, है ना। तो इनके लिए दैनिक टेस्ट ठीक होते हैं, क्योंकि जितना पढ़ा उतना आपको टेस्ट दे दिया जाता है। अब ये नुकसान कहाँ करता है, जैसे मानवी की है, मैं बताऊँ इतिहास जैसा विषय है, इसके डेली टेस्ट देने का कोई सेंस मुझे नज़र नहीं आता। हालांकि आपकी धारा एक प्रकार से मेरे से विपरीत हो सकती है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए ठीक है तो आप डेली दीजिए, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन मैं क्या मानता हूँ कि मानविकी के लिए देखो, एक तो आप संस्थान जाओ टेस्ट दो, तो उससे क्या होता है, जाके वहाँ टेस्ट देना डेली का कम से कम 2 से 3 घंटे गए, आओ जाओ 1 घंटा तो वो गया, वहाँ जाके 1 घंटे का टेस्ट दे दो, फिर 1 घंटे की बात हो जाती है। 2 से 3 घंटे ये चले गए, प्लस होगा क्या, साथ साथ में मस्तिष्क में कोचिंग टेस्ट देने जाने से पूर्व आधा घंटा पहले से दिमाग में चलना शुरू हो जाता है कि टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट है, इस टाइप से। तो होगा क्या कि दिन का 3 से 4 घंटे बिना फालतू खराब हो जाते हैं। प्लस क्या होगा, अब हर दिन का टेस्ट होगा तो व्यक्ति पूरे दिन उस टेस्ट के टॉपिक में रहेगा, उसको 8-10 सब्जेक्ट और भी साथ लेके चलने होते हैं, वो उन पे गौर नहीं कर पाता, पूरा दिन टेस्ट में टॉप करने की फिराक में रहते हैं। अब जब कई दिन बाद में तो वो टेस्ट का जो पहले दिन टॉपिक पढ़ा था वो धुंधला सा होने लग जाता है, और फिर लास्ट में एक लोड सा ऊपर आ जाता है। तो इसमें क्या कमी रहती है, एक तो डेली के 2-3 घंटे बिगड़ने, इससे अच्छा तो ये होता
कि पुराने पेपर्स खोल के उस टॉपिक के 2-3 घंटे टॉपिक देखते तो वहाँ 50 प्रश्न हो रहे थे, यहाँ 300 प्रश्न हो जाते, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि डेली के 2-3 घंटे आने जाने में खराब करने, प्लस वहाँ पे जाओगे, जाने के बाद में टेस्ट दोगे तो डेफिनेटली 2-3 घंटे डेली आपके उस टेस्ट की तैयारी करनी, तो दिन का आधा हिस्सा तो सिर्फ एक आधे टॉपिक के लिए जा रहा है। इससे बेहतर ये होता है कि आप बढ़िया तरीके से उसको डेली तैयार करें और फिर साप्ताहिक टेस्ट दे दो और कोशिश ये करो कि जो आपका पुराने पेपर है उनका गजब का अभ्यास किया जाए। ये टेस्ट उनको देने चाहिए जो किसी कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, और स्पेशली मैथ, साइंस, लैंग्वेज के लोग, है ना। यहाँ अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। हिस्ट्री के डेली 10-20% सॉल्यूशन करवाने का कोई सेंस भी नहीं होता, क्योंकि हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, इनके लिए मासिक टेस्ट भी बेस्ट होते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ, जैसा मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। बाकी आपको अगर लगता है कि आपको ये सब करना चाहिए तो आप सब कर लीजिए, आपको लगता है कि 2 ही करनी चाहिए तो 2 कर लीजिए, आपको लगता है कि नहीं मुझे तीनों ही करनी है तो तीनों कर लीजिए। आपका मत है, आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई भी भटका नहीं सकता। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, आपको जो उचित लगता है वो कीजिए। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव था कि मैं अगर मेरी बात बताऊं तो मैंने केवल यही किए थे। उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी, नहीं तो ये भी कर लेता, और ये तो होती तो भी हम ज्वाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये फिर आपके टेस्ट को लास्ट में जाते जाते व्यक्ति को भार लगने लगते हैं। ये कुछ दिन तो व्यक्ति चला लेगा, 15 दिन 20 दिन, फिर ये भार लगेगा क्योंकि शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाएगा वो। फिर उसको बाकी सारा टाइम टेबल भी चलना पड़ता है, वो भी कर नहीं पाता। फिर ये उत्साहहीनता नज़र आती है कि टेस्ट के प्रति कोई उत्साह नहीं रहता, ना फिर वो उसको बर्डन लोड की तरह देखना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे अधिकांश बच्चे कई छोड़ भी देते हैं, कई सारे चले जाते हैं, कई बाद में फेल हो जाते हैं। तो बहुत बाद में पता चलता है कि यार ये कंसेप्ट गलत था। तो हम जब अभी अवगत करवा रहे हैं तो सोच समझ के करवा रहे हैं, बाकी हमारा इसमें किसी से कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको जो ठीक लगता है कीजिए, लेकिन एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि जो चीज़ें वो फील करता है वो व्यक्त उसको करनी चाहिए, इसीलिए मैं व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभ्यास कैसे किया जाए इस पर आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी, और उम्मीद है कि आप एक बेहतर डिसीजन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।